चालू है। चालू है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? उम्मीद अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे और अपना काम कर रहे होंगे मेरे भाई। तो पीछे हमने पढ़ा था विजयनगर साम्राज्य के रूप में कुछ जो वीडियो जो हमने बनाए थे मुगलों के बारे में, मैसूर के बारे में, बहमनी साम्राज्य के बारे में। ठीक है। तो हमने देखा था कि अंग्रेजों ने किस प्रकार से मतलब उन लोगों के साथ क्या संबंध स्थापित किए। जैसा कि हमने पढ़ा था कि उन्होंने बंगाल में उन्होंने जो नवाब है उनके साथ क्या किया, सिराजुद्दौला के साथ क्या किया, मतलब बक्सर के युद्ध में वो पूरे बंगाल को हड़प लेते हैं। उसी प्रकार से हमने मैसूर को भी देखा, हैदर अली को हराते, फिर वो मतलब चार जो संधियां करते हैं उनके साथ, मद्रास की संधि, मंगलोर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि। लास्ट में तो जो टिप्पू सुल्तान है वो लड़ता मारा जाता है, तो लास्ट में कोई संधि होती ही नहीं है उसके साथ में। ठीक है। फिर हमने जो देखा था कि अंग्रेजों ने जो मुगलों के साथ क्या संबंध स्थापित किए। ठीक है। वो उत्तरकालीन मुगल आते आते तो खुद खुद ही जो है सत्ता को मतलब कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम पढ़ते हैं कि वो जब 1717 में जो फर्रुखिया से जॉन सरमन है मतलब जॉन सरमन कुछ अध्याय लेकर गया था और उसको वो मिल भी जाता है, जिसमें से उनको जिसमें से एक इतिहासकार हुआ उसे कहते से मतलब जॉन सरमन को इस चीज के लिए से मेघना का आटा खाते हैं। ठीक है। वो मतलब फर्रुखिया से 3000 रुपये में जो बंगाल का बिजनेस, 10,000 में सूरत का बिजनेस और कलकत्ता में आप जमीन खरीद सकते हो। तो जब ऐसी चीजें उनको मिलती है तो मतलब बहुत सारा उनको जो लाभ होता है। कालांतर में वो वहां से तो जो मेघना का आटा तो लेते ही लेते हैं, लेकिन लास्ट में तो वो मुगलों को हटा ही देते हैं। ठीक है। और सारी सत्ता अपने हाथों में ले लेते हैं। आज उसी प्रकार से हम एक जो रियासत है पंजाब के बारे में पढ़ेंगे। हमने देखा था कि उन्होंने बंगाल के साथ अंग्रेजों ने क्या संबंध स्थापित किए, मैसूर के साथ क्या संबंध स्थापित किए, उसी प्रकार हम देखेंगे कि पंजाब के साथ उन लोगों ने जो है क्या संबंध स्थापित किए। ठीक है। तो हम चालू करते हैं दोस्तों। मैं बता देता हूँ कि जो पंजाब है, पंजाब की जो पहले राजधानी हुआ करती थी वो लाहौर हुआ करती थी, लेकिन आज के दिन जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। लेकिन अब हमारे पास में जो पंजाब वो 20% ही है, सारा का सारा पंजाब। 80% पंजाब तो पाकिस्तान के पास में है। जब मुगल यहाँ हुआ करते थे तब मुगलों के टाइम से ही जो है पंजाब हरा भरा क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है। फिर क्या होता है कि जब फिर हम देखते हैं कि जब मुगल मुगल आते हैं तो वो पंजाब के साथ क्या करते हैं। हम पढ़ते हैं कि पंजाब में 10 गुरु हुए जिसे हम सिख कहते हैं। सिख यानी जो वे गुरु जो मतलब सिख सिख मतलब सिखों को इसलिए कहते हैं कि जो मतलब वैसे गुरु जो लोगों को सीख दिया करते थे। जब लोगों को सीख दिया करते तो एक धर्म हमारे सामने उभर कर सामने आता है जिसे हम सिख धर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है। हमने देखा था कि मुगलों ने जो है सिखों के साथ क्या किया था। ठीक है। हम पढ़ते हैं कि जब पांचवें गुरु सिख धर्मों के जो पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव उसने जहांगीर ने उसको मतलब फांसी चढ़ा दिया था। उसी प्रकार से मतलब सिखों के जो 9वें गुरु है तेग बहादुर, उसको भी जो औरंगजेब ने फांसी पर लटका दिया था। ठीक है। तो ये जो मुगलों के साथ है वो सिख धर्म की वैसे तनातनी चल रही थी। जब एक साइड मुगल चल रहे थे, एक साइड जब धर्म सुधार ऐसी जो स्थितियां चल रही थी, तब एक सिख धर्म है वो उभर कर सामने आता है। ठीक है। जिसमें से हम 10 गुरु जो देखने को मिलते हैं, 10 गुरु देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे मुगल है और जब मुगल सत्ता में थे तब मतलब एक धार्मिक आंदोलन चल रहा था और धार्मिक आंदोलनों में सिख कम्युनिटी उभर कर सामने आई। ठीक है। सिख उसी को कहते हैं जो मतलब किसी लोगों को हम सीख दे देते हैं, भाई ये आप ऐसा ऐसा काम करना। तो सबसे पहले जो सिख हुए वो गुरु नानक हुए। गुरु नानक जिसका जन्म हम मानते हैं कि आज के पाकिस्तान में तलवंडी में थोड़े दिनों पहले, कुछ सालों पहले जो इमरान खान ने जो करतारपुर साहिब कॉरिडोर भी उसका भी निर्माण किया था। ठीक है। तो ये जो गुरु है पहले मतलब जो सिखों के पहले गुरु है और ये श्रृंखला जारी हुई रही और लास्ट में 10वें गुरु आए, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को जो 5 ककार दिए, 5 ककार दिए
जो हम पढ़ते कि जो केस है, कंगा है, कड़ा है, कच्चा है, वो 5 ककार दिए, नाम दिए और सिक्कों को अलग ही मतलब धारा में चलाने की उन लोगों ने कोशिश की। कालांतर में जो सब गुरु गोविंद सिंह की 1708 में अफगानों द्वारा मृत्यु हो जाती है, तो उससे पहले जो गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, उसने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना करते हैं गुरु गोविंद सिंह। और लास्ट में क्या होता है कि गुरु गोविंद सिंह बोलते हैं कि आज के बाद में कोई गुरु नहीं होगा, यानी गुरु की जो प्रथा है वो मिटा दी जाती है। जब गुरु की प्रथा मिटा दी जाती है तो अब सिखों का जो नेतृत्व करता है यानी मार्गदर्शन कौन करेगा, तो गुरु गोविंद सिंह ने बोला कि एक किताब है धर्म ग्रंथ साहिब, इसमें सब कुछ लिखा है, आप तो इसको पढ़ना और जो अपना सिख कम्युनिटी है उसको आगे बढ़ाना। तो धर्म ग्रंथ साहिब को आप मार्गदर्शन मान के, आज के बाद में जो गुरु नहीं होगा, और गुरु नहीं होगा तो आप धर्म ग्रंथ जो साहिब नाम की जो किताब है उसको पढ़ कर आप जो अपने सिख धर्म को है आगे करना, यानी इसको कंटिन्यू रखना, ठीक है। तो बाद में क्या होगा कि इसी को जो सिख है, इसी को किताब को, जो धार्मिक किताब है उनकी, इसी को जो हाथ जोड़कर इसी को जो सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, यानी जो भी है ये किताब ही है। लेकिन गुरु गोविंद सिंह के मरने के बाद में इनका जो एक सच्चा पातशाह मानी सच्चा शिष्य हुआ, जिसे हम बंदा बहादुर के नाम से जानते हैं। बंदा बहादुर के नाम से जानते हैं। बंदा बहादुर ने बहुत सारी जो है सिखों को, जो दलते हुए सिखों को, ऐसा है कि जब 1708 में गुरु गोविंद सिंह की हत्या अफगानों द्वारा कर दी गई तो सिख कम्युनिटी एकदम नीचे की ओर चली गई। लेकिन वहीं से उनका जो गुरु गोविंद सिंह का एक शिष्य हुआ बंदा बहादुर, उसने दोबारा से सिखों को है एक नई ऊंचाई प्रदान करने की कोशिश की, ठीक है। और जब बंदा बहादुर आया तो ओबियसली है वो बहुत कोशिश करता है और सिखों को आगे चलाने की कोशिश करता है। लेकिन लास्ट में जब बंदा बहादुर की भी दिल्ली में कत्लेआम कर दिया जाता है फर्रुखशेर द्वारा 1716 में। जब फर्रुखशेर द्वारा 1716 में बंदा बहादुर का कत्लेआम कर दिया जाता है दिल्ली में, तब वापिस से पंजाब है, जो सिखों का जो पंजाब है वो टूटने लगता है। और ये पंजाब 12 मिसलों में टूट जाता है, 12 भागों में टूट जाता है। जब ये 12 भागों में टूटता है तो इस 12 भागों को हम मिसल कहते हैं, यानी 12 मिसलों में बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे अहुलवालिया मिसल, सुकरचकिया मिसल, भंगी मिसल, शेरगढ़िया मिसल, शेरपुरिया मिसल, ऐसे करके जो पंजाब है वो 12 भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। जब बंदा बहादुर की मृत्यु हो जाती है 1716 में, फर्रुखशेर द्वारा हत्या कर दी जाती है, तब से ही ये जो है ये पंजाब में बढ़ जाता है, ठीक है। और उसी मिसल में से एक मिसल थी सुकरचकिया मिसल का जो राजा हुआ करता था, राजा रणजीत सिंह। दरअसल आज हम इस रणजीत सिंह के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। राजा रणजीत सिंह हुआ जो सुकरचकिया मिसल का एक राजा हुआ, ठीक है। और इसका जो राज्य रणजीत सिंह का रावी से लेकर चिनाब नदियों के बीच में था, थोड़ा सा ये राज्य हुआ करता था। जब हम पढ़ते कि जब उधर से अफगानों से भी अटैक हो रहे थे, ठीक है। और अब क्या है कि जब रणजीत सिंह जब राजा बनता है तो सिख बिल्कुल कमजोर स्थिति में चले जाते हैं, क्योंकि बंदा बहादुर की तो मृत्यु हो जाती है। तो बंदा बहादुर की मृत्यु होने के बाद में ये जो सिख कम्युनिटी है उसको जो विस्तार करने का जो मौका है वो नहीं मिलता है। कालांतर में हम पढ़ते कि 14 जनवरी 1761 को तृतीय युद्ध हुआ, पानीपत का तृतीय युद्ध। एक तरफ से मुगलों की तरफ से मराठी लड़ रहे थे और दूसरी तरफ से जो अफगान है वो लड़ रहे थे। लेकिन इसमें भयंकर रूप से मराठों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, यानी मराठों का जब नुकसान हुआ तो मुगलों का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और अफगान भी ऐसी स्थिति में नहीं रहे। तो रणजीत सिंह को दोबारा से जो ऊपर उठने का जो मौका मिलता है और रणजीत सिंह अपने जो पंजाब राज्य के अपने सिख धर्मों का वो आगे बढ़ाने का जो प्रयास करता है, ठीक है। एक उधर से एक राजा हुआ जमान शाह, जो कभी अहमद शाह अब्दाली का वो पोता हुआ करता था। अहमद शाह अब्दाली का था और अहमद शाह अब्दाली का बेटा था तैमूर। जब जमान शाह
रणजीत सिंह के मतलब उधर लड़ाई करने आता है, तो जमान शाह की क्या होती है कि जो मतलब तोपे है वो चिनाब नदी में फंस जाती है, ठीक है। चिनाब नदी में फंस जाती है तो वो दलदली क्षेत्र होता है, ठीक है, और उसमें बाढ़ आई होती है तो उसमें वो फंस जाती है। जब रणजीत सिंह को पता चलता है कि ये तोपे किसकी है, तो पता चलता है कि ये राजा जमान शाह की है, अफगान राजा जमान शाह की है। तो उन तोपों को लेकर वो काबुल जाता है। जब काबुल जाता है तो वो जमान शाह उससे बेहद खुश होता है। तो वो बोलते हैं कि आप कहाँ से हो, तो वो बोलता है कि लाहौर से हूँ मैं, तो ठीक है, मतलब लाहौर से तो नहीं हूँ, मेरा तो थोड़ा सा राज्य है, मतलब छोटा सा राज्य है, वहां पे मैं जो है राजा हूँ वहां का। लेकिन जब जमान शाह उससे मतलब जब तोपे ला कर देता है तो उसे बहुत खुश होता है, तो उसे मतलब एक लाहौर दे देता है जमान शाह, रणजीत सिंह को लाहौर दे देता है। और मतलब पंजाब में 12 मिसलों में से लाहौर सबसे बड़ा मतलब एक जो है साम्राज्य हुआ करता था, यानी जिसके पास भी लाहौर हो गया यानी संपूर्ण पंजाब उसके हाथ में। और लाहौर है दरअसल पंजाब की राजनीतिक राजधानी है। मैंने बताया था कि जो आज का पंजाब है वो तो अपने पास में 20% ही पंजाब है, बाकी 80% तो पंजाब उन्हीं के पास में है। हमें तो मतलब जबरदस्ती से चंडीगढ़ को बनाना पड़ गया था। लेकिन अगर मतलब आज भी हमने ये तो मतलब आज भी अगर हमारे पास में अगर पाकिस्तान होता है तो उधर लाहौर में अपने जो सिख साम्राज्य है, मतलब सिखों की जो रूट लेवल है उधर ही है ज्यादातर। हमें तो मजबूरी में चंडीगढ़ को राजधानी बनाना पड़ा था, ठीक है। तो ये जो सिखों की धार्मिक राजधानी लाहौर है। अब रणजीत सिंह पावरफुल होता है जब उसके पास में मतलब छोटे से सुकर के मिस्र का वो जो राजा हुआ करता था उसको जो है ये लाहौर मिल जाता है, तो वो बहुत पावरफुल होता है। और उसने मतलब जो पंजाब की जो 12 मिसलें हैं उन पे अटैक करना चालू कर देता है। वो एक मिस्र पर अटैक करता है जिसे हम बंगी मिस्र के नाम से पढ़ते हैं। और बंगी मिस्र पर राज हुआ करता था अमृतसर, मतलब अमृतसर पर जो बंगी मिस्र का राज हुआ करता था, इस पर जो रणजीत सिंह अटैक करता है और इसे जीत लेता है। और इसे हम पढ़ते हैं कि पंजाब की है, जो पंजाब की है अमृतसर धार्मिक राजधानी है, ठीक है। ये जो पंजाब की जो धार्मिक राजधानी है अमृतसर, इसको हड़प लेता है। तो रणजीत सिंह की धीरे धीरे शक्तियां बढ़ती है, शक्तियां इतनी बढ़ती है कि वो अंग्रेजों का उधर भी लड़ाई कर रहा था। कालांतर में हम पढ़ते हैं कि मतलब जमान शाह है वो जो लाहौर है वो इसको रणजीत सिंह को देता है। लेकिन अब जो अफगानिस्तान की जो राजनीति है वो डिसाइड भी रणजीत सिंह करता है। कहते हैं कि रणजीत सिंह के पास एशिया की दूसरी सबसे ज्यादा सेना थी, उसने बहुत ज्यादा विस्तार किया, उसने पेशावर को जीत लिया था, मुल्तान को जीत लिया था, ठीक है। उसने बहुत सारा मतलब अफगान उधर भी, जब उधर उनकी जो एक वो आता है हरि सिंह नलवा उसका सेनापति, तो हरि सिंह नलवा ने तो उसको मतलब अफगानों को उधर तक धकेल दिया, लास्ट काबुल के उस पार तक धकेल दिया उन लोगों ने, ठीक है। जब रणजीत सिंह की और ज्यादा शक्तियां बढ़ी तो अपने जो दक्षिण भारत है इधर भी वो अटैक करना चालू कर देता है। जब इधर अटैक करना चालू करता है तो मतलब इधर कौन है, अपने अंग्रेज। अब अंग्रेजों को दिक्कत होती है तो अंग्रेज है रणजीत सिंह के साथ संधि करते हैं, जिसे हम अमृतसर की संधि के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वो रणजीत सिंह को जो सतलज की बाउंड्री है वो के इधर सतलज के इधर नहीं आ पाएगी, आप उधर जाओ तो मतलब उधर कितना भी जीत सकते हो। तो उधर रणजीत सिंह ने काफी वो जो है चीजें जीती थी, ठीक है। जब हम पढ़ते हैं कि जब और मैं और बातें बताता हूँ रणजीत सिंह के बारे में। रणजीत सिंह पावरफुल शासक है, ठीक है। जब रणजीत सिंह मतलब इतना पावरफुल होता है कि अब मतलब जो अफगानिस्तान की जो राजा है, जैसे उसका जो पहला सा अहमद शाह अब्दाली, कहते हैं कि अहमद शाह अब्दाली ने अपने भारत में 7 बार आक्रमण किए थे। अहमद शाह अब्दाली का बेटा हुआ अहमद शाह अब्दाली से भी नादिर शाह, यहाँ पे लिखता हूँ, देखो मैं, देखो नादिर शाह, जो ये तो ईरान का है राजा हुआ करता था। हम पढ़ते हैं कि जो नादिर शाह ने मतलब मोहम्मद साहब रंगीला जो उत्तरकालीन मुगल बादशाह हुआ, वहां से उसने कोहिनूर हीरा वो ले लिया था, ठीक है। और नादिर शाह ने 1739 की बात है ये, फिर नादिर शाह से ये जो कोहिनूर हीरा है अहमद शाह अब्दाली ले लेता है, अहमद शाह अब्दाली। फिर अहमद शाह अब्दाली के पास से होकर ये इसके बेटे तैमूर के पास आ जाता है, ये जो कोहिनूर हीरा है। तैमूर से ये जो है जमान शाह के पास आ जाता है। जमान शाह ने तो जो है रणजीत सिंह को लाहौर ही दे दिया था, लेकिन अब रणजीत सिंह खुद इतना पावरफुल है कि जरूरत ही नहीं है। और अब इसका जो बेटा है शाह शुजा, इसके पास में जो कोहिनूर हीरा है। अब शाह शुजा के पास तकलीफ हो रही थी कि वो शाह मतलब अफगान में जो काबुल में राजा बनना
बनना चाह रहा है, लेकिन जो जमान शाह है उनको जो राजा बनने नहीं दे रहे, तो वो भागकर शाह शुजा रणजीत सिंह के पास आता है कोहिनूर हीरा लेकर। लेकिन रणजीत सिंह उसे कोहिनूर हीरा भी ले लेता है और उसकी मदद भी नहीं करता है। तो कैसे वो कोहिनूर हीरा, मतलब कोहिनूर हीरा का बहुत बड़ा इतिहास रहा है, कैसे वो पहले गोलकुंडा की खानों में हुआ करता था, लास्ट में वो अफगानिस्तान के पास में जाता है, उत्तरकालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के पास में होता है, ठीक है, अफगानों के पास में जाता है, रणजीत सिंह के पास में आता है। अब कालांतर में जो ब्रिटेन में विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया की जो मुकुट में लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है कोहिनूर हीरा का ये एक लंबा थोड़ा सा इतिहास रहा है, ठीक है। तो हम इसमें जो लिखा है वो भी पढ़ते दोस्तों ना, ठीक है। इतनी सी बातें जो रणजीत सिंह के बारे में बताने की जो मैंने कोशिश की। पंजाब के बारे में तो क्या है, मुझे तो यार पंजाब के सबसे ज्यादा मतलब गाने अच्छे लगते हैं, ठीक है, ठीक है। पंजाब सतिंदर सरताज है, अमरिंदर सिंह गिल है, जो और भी जो बड़े बड़े अच्छे मतलब कलाकार है, उनका जो संगीत का लेवल नेक्स्ट लेवल है, वाओ यार, ठीक है। उनकी लस्सी है, उनकी जो चीजें है कि नहीं। तो हमें पढ़ते हैं कि पंजाब है, गुरु गोविंद सिंह ने सिख साम्राज्य का जो है गठन किया था। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर ने जो है सिख साम्राज्य के गठन को पुनर्गठन किया था। जब 1708 में अफगान द्वारा गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी जाती है, तो सिख धर्म की सिख कम्युनिटी वो नीचे की हो जाती है, लेकिन बंदा बहादुर फिर से जो पंजाब को एकत्रित करने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन 1716 में जब फरूख शाह द्वारा बंदा बहादुर की हत्या कर दी जाती है, तो रणजीत सिंह जो शुक्र मिसल का होता है, लेकिन जमान शाह द्वारा जब लाहौर उनको मिलता है, तो वो फिर इतना पावरफुल बनता है कि वो पंजाब को एक मतलब एक बहुत बड़े साम्राज्य के रूप में विस्तार करने की जो कोशिश करता है, ठीक है। बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य 12 भागों में बट गया था, मैंने बताया था। अब जो है 12 भागों में से एक मिसल थी शुक्र मिसल, उनमें जो है रणजीत सिंह के सामने आता है। तो हम रणजीत सिंह के बारे में पढ़ेंगे। ये शुक्र मिसल से संबंधित थे तथा इसका जो रावी था चिनाब नदियों के बीच में स्थित था। 1799 ईस्वी में अफगानिस्तान के राजा जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर का राजा बना दिया था, ठीक है। इसने लाहौर का राजा बना दिया, किसको? रणजीत सिंह को। लाहौर पंजाब की राजधानी था। 1850 ईस्वी में रणजीत सिंह ने बंगी मिसल को हटाकर अमृतसर पर अधिकार कर लिया, और अमृतसर पर अधिकार कर लिया तो वो धार्मिक राजधानी भी उसके पास में थी, तो रणजीत सिंह पावरफुल हो गया, ठीक है। अमृतसर सिखों की धार्मिक राजधानी थी। 1809 में अफगानिस्तान राजकुमार शाह शुजा रणजीत सिंह के पास सहायता के लिए आता है तथा वह रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट करता है, लेकिन रणजीत सिंह ने उसकी सहायता नहीं की अतः वह अंग्रेजों के पास चला गया तथा अंग्रेजों ने स्पेन से लेकर लुधियाना भेज दिया, ठीक है। जब रणजीत सिंह ने शाह शुजा की हेल्प नहीं की, तो आगे आता है कि उधर तो जा नहीं सकता, वो आता है कि मुझे अपना जो राज्य अफगान में अपना राज्य वो दिलाओ, ठीक है। तो वो लुधियाना बिठा देते हैं। लास्ट में जब इसको जो वापस लेकर जाते हैं अंग्रेज, जब वो लुधियाना बैठा होता है, तो मतलब जब अफगानिस्तान में एक राजा हुआ दोस्त मोहम्मद, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, एक मिनट, दोस्त मोहम्मद एक राजा हुआ। अब दोस्त मोहम्मद है वो रूस के साथ वो मतलब दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है। जब अंग्रेजों को पता चलता है कि यार मतलब दूसरी कोई यूरोपियन शक्ति है यहाँ आनी नहीं चाहिए, लेकिन अब दोस्त मोहम्मद को अंग्रेज बोलते हैं कि आप रूस से सहायता नहीं करो, क्योंकि जब रूस से सहायता करोगे तो आप भारत को आओगे, भारत किसका? अंग्रेजों का, ठीक है। लेकिन दोस्त मोहम्मद बोलते हैं कि आप कौन होते हो हमें पूछने वाला। जब फिर भी दोस्त मोहम्मद को हटाने की कोशिश करते हैं और दोस्त मोहम्मद को हटाकर वो अंग्रेज शाह शुजा को बनाते हैं। हम पढ़ते हैं कि त्रिपक्षीय संधि करते हो, त्रिगुट। जब भारत से होकर जाते हैं तो मतलब लाहौर भी पड़ता है, लाहौर में कौन है? रणजीत सिंह को भी साथ लेकर जाते हैं, जिसमें से ये 3 गुट होते हैं, अंग्रेज प्लस शाह शुजा जो लुधियाना में बैठा था उसको लेकर जाते हैं, प्लस जो है वो रणजीत सिंह इसको लेकर जाते हैं, और ये तीनों मिलकर इसको दोस्त मोहम्मद को उठाते हैं और शाह शुजा को वो राजा बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब है जो हमने पढ़ा था अंग्रेजों के पास चला गया था, अंग्रेजों स्पेन से लेकर लुधियाना भेज दिया, ठीक है। अब जब अंग्रेजों को पता चला कि यार रणजीत सिंह तो एकदम पावरफुल होता जा रहा है, ठीक है, तो इसके साथ तो मतलब संधियां करनी पड़ेगी। तो जब क्योंकि वो जब अब रणजीत सिंह है मतलब ये पंजाब है, पंजाब में राजधानी लाहौर है, तो ये इधर को तो खूब जीत रहा है रणजीत सिंह, काफी जीत लिया उसने, पेशावर, मुल्तान, ये मतलब बहुत सारी जगह को जीत लिया था। इसका सेनापति वो दूर दूर तक युद्ध कर रहा था, ठीक है। और अब जब यहाँ से काफी चीजें जीत ली, तो अब वो नीचे आएगा, तो इधर भी मतलब जो भारत में भी वो रणजीत सिंह है वो मतलब चीजें वो जीतना स्टार्ट कर देता है। जब यहाँ पे स्टार्ट करता है तो मतलब लोगों को मतलब अंग्रेजों को दिक्कत होती है कि आप मतलब इधर नहीं आ सकते। रणजीत सिंह को अच्छी तरह से मालूम था कि अपने पास एशिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, लेकिन अंग्रेजों के पास एशिया की सबसे मतलब पहली मतलब प्रथम नंबर की सेना है। तो यहाँ पे वो अंग्रेज बोलते हैं कि इधर नहीं आओ आप, ठीक है।
तो ये संधि करते इधर नहीं आने के लिए, तो संधि करते इसे। तो अमृतसर की संधि होती है 1809 में। अंग्रेज को तरफ से होता गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो फर्तम, और वो चार्ल्स मेटकोप को भेजदार संधि के लिए गए। इस संधि द्वारा सतलुज नदी को रणजीत सिंह के राज्य की सीमा बना दिया गया। अब इस संधि के कारण रणजीत सिंह को उत्तर पश्चिम में विस्तार का पूरा मौका मिला कि आप उधर तो ऊपर तो कितने भी जा सकते हो, लेकिन इधर नहीं आ सकते। तो वो संधि को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसको पता था रणजीत सिंह को कि अंग्रेजों से मतलब मुठभेड़ नहीं करने से नुकसान ही होगा। तो उसने कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। रणजीत सिंह ने मुल्तान को जीत लिया था, कश्मीर को जीत लिया, उन्होंने पेशावर को जीत लिया था, ठीक है। फिर त्रिपक्षीय संधि होती है, अंग्रेज प्लस 7 सुझाव रणजीत सिंह जाते। ये संधि प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध से पहले की गई थी। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। जब रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है तो फिर से जो है पंजाब जो सिख लोग हैं वो मतलब उनके जो ढलते दिनों वो आते हैं। रणजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी है नौनियाल सिंह, खड़क सिंह है, शेर सिंह, दलीप सिंह, वो इतने पावरफुल होते नहीं है, ठीक है। वो इतने पावरफुल नहीं होने के कारण मतलब जो है अब है वो जो अंग्रेज है उसको जो पंजाब को है हड़पना चाहते थे। एक गवर्नर जनरल वाल लॉर्ड डलहौजी, किसी इतिहासकार ने कहा था कि जो कंपनी है वो बड़े बड़े ऊँटों को खा गई है, पंजाब तो क्या है, पंजाब तो मच्छर भी नहीं है, ठीक है। तो अब लॉर्ड डलहौजी की तो हमने पढ़ा था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, हड़प की नीति, वो मतलब बहुत सारी चीजों को हड़पना चाहता है, ठीक है। अब उसकी जो महत्वाकांक्षा है लॉर्ड डलहौजी की, अब वो गवर्नर जनरल भारत में बनता है। तो जब लोग गवर्नर जनरल बनता है तो वो पंजाब को हड़पना चाहता है, ठीक है। वो किसी भी चीज का बहाना बनाता है और पंजाब को जो हड़पने की वो जो कोशिश करता है। हमने देखा था कि वो सतारा को कैसे हड़प लेता है। अवध पर वो मतलब जबरदस्ती कुशासन का जो आरोप लगाता है, ठीक है। अवध को वो हड़प लेता है, झांसी को वो हड़प लेता है, जैतपुर, संबलपुर, ऐसी कई चीजों को वो हड़पता है। तो पंजाब तो क्या है उनके सामने, ठीक है। अब पंजाब को भी वो कोशिश करता है। रणजीत सिंह के कार्य, अब हम जो रणजीत सिंह ने क्या क्या कार्य किए थे वो देखेंगे। उसने वो खालसा के नाम से वो जो है शासन किया करता था। खालसा यानी ईश्वर को मानकर जो हम शासन करते हैं, ठीक है। गुरु नानक तथा गुरु गोविंद सिंह के नाम से उसने सिक्के चलवाए थे। रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष राजा हुआ था, ठीक है। वो एक धर्मनिरपेक्ष राजा हुआ था। उसने जो बहुत सारे सूफी संतों की जो है वो आदर किया करता था, ठीक है। वो अपने मतलब बहुत सारे मतलब रणजीत सिंह ने बहुत सारे ऐसे काम किए अपने हिंदुओं के लिए, ठीक है। दरअसल जो सिख है वो हिंदुओं की ही कम्युनिटी है, इसलिए तो हम जब संविधान में पढ़ते हैं कि जब कहीं भी हिंदू मतलब हिंदू हम पढ़े तो सिख जैन बौद्ध को कंक्लूड कर लो आप, ठीक है। कहीं भी हिंदू है तो मतलब जो सिख है वो पहले बहुत टाइम पहले वो हिंदू ही हुआ करते थे, आज भी वो हिंदू ही है। हम तो मतलब उनके जो है रिलेशन भी किया करते थे पहले तो, ठीक है। तो हम बता रहे थे कि सिख वे हिंदू है जो लोगों को सीख दिया करते थे, ठीक है। सिखों में से कुछ गुरु है और वो गुरु लोगों को सीख दिया करते थे, वही से जो सिखों की जो है वो परंपरा चालू हुई थी, ठीक है। तो हमें जो रणजीत सिंह के वो जो कार्य वो पढ़ रहे थे, ठीक है। रणजीत सिंह ने खालसा के नाम से शासन किया करता था, वो ऐसे हमने पढ़ लिया, ठीक है। उसने अलग अलग धर्म के लोगों को अपने प्रशासन में शामिल किया था, जिसने उसने अजूरुद्दीन को शामिल किया था, मतलब मुसलमानों को भी उसने अपने जो है शामिल किया था, मतलब सिखों को भी शामिल किया था, हिंदुओं को भी वो जिसने वो शामिल किया था, ठीक है। तो ओबियसली बात है तो राजा वो धर्मनिरपेक्ष राजा है। अब इसके वित्त मंत्री हुआ करते थे दीनानाथ अजुद्दीन, जो इसके विदेश मंत्री हुआ करते थे। देखो अजुद्दीन मुस्लिम है फिर भी उनको जो है शामिल किया अपने जो चीजों में। इलाही बख्श उनको जो तोप खाने का प्रमुख है, उसने कई यूरोपियों को अपने प्रशासन में शामिल किया था। वो इसलिए शामिल किया था कि उसको पता था कि मतलब अब जो है उसको पता था कि अंग्रेजों के पास कैसे यूरोपियन सेना है, मतलब जो सेना वो नेक्स्ट लेवल की है। तो उसने भी जो यूरोपियन को अपने जो सेना में शामिल किया था ताकि अंग्रेजों के साथ बेहतर रूप से लड़ा जा सके। अंतुरा जो उनके पैदल सेना का प्रमुख हुआ करता था, लॉर्ड घुड़सवार सेना का प्रमुख हुआ करता था, लॉर्ड गार्डनर तोपखाने का जो प्रमुख हुआ करता था, एविटेबल जो पेशावर का जो उनका प्रमुख मतलब हुआ करता था, एविटेबल को उसने पेशावर का प्रमुख बना दिया था। तो उसने बहुत सारे मतलब ऐसे लोगों को शामिल किया था जो मतलब अलग अलग धर्मों से आते थे। रणजीत सिंह की सेना एशिया की दूसरी सबसे शक्तिशाली सेना थी। फ्रांस के प्रेटिक जैकोमेट ने तो कहा था रणजीत सिंह को नेपोलियन की संज्ञा दी थी। जो फ्रांस का एक राजा हुआ करता था नेपोलियन बोनापार्ट, तो नेपोलियन बोनापार्ट की तरह ही जो रणजीत सिंह को मानते थे। रणजीत सिंह का जो उत्तराधिकारी हुआ खड़क सिंह, नौनियाल सिंह, शेर सिंह। अब हम जो है दिलीप सिंह के बारे में पढ़ेंगे। ये जो इतने पावरफुल नहीं है, इनके जो है रणजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी है। और दिलीप सिंह एक छोटा सा अल्प वयस्क जो है राजा हुआ करता था। और उसका जो दिलीप सिंह का जो सारा सिस्टम है वो मतलब रानी जिंदा कौर वो संभाला करती थी, यानी वो संरक्षिका हुआ करती थी, ठीक है। लाल सिंह उनका वजीर हुआ करता था। हम पढ़ते कि कालांतर में लॉर्ड डलहौजी ने तो उनके साथ संधि कर लेता है दिलीप सिंह के साथ, ठीक है। दिलीप सिंह वहां क्या करते कि मतलब जब रानी जिंदा कौर की जो महत्वाकांक्षा बढ़ती है, क्योंकि जब हम पढ़ते कि जब सेनापति उनके जो पावरफुल होते हैं
जैसे हरि सिंह नलवा वो पावरफुल होता है, तो मतलब जो सारी शक्तियां सेनापति के पास में होती है, क्योंकि दिलीप सिंह क्या है, छोटा राजा है, ठीक है, अलग विवेचक है, तो शक्तियां सेनापति के हाथ में चली जाती है। सेनापति ही सारे सिस्टम को मतलब ये जो पंजाब को संभालना स्टार्ट करते हैं, लेकिन रानी जिंदा चाहती है कि मैं संभालूं, क्योंकि बेटा तो मेरा है, ठीक है। तो अब वो चाहते हैं कि हम युद्ध कर ले, कि युद्ध किससे करें, अंग्रेजों से जब युद्ध करेंगे तो सेनापति वैसे ही मर जाएंगे, ठीक है। अगर जीत भी जाएंगे तो वैसे भी हम मतलब जो है रानी जिंदा की जो वाई हो जाएगी, तो अब वो सेनापतियों को सल्टाने की जो कोशिश कर रही है, ठीक है, क्योंकि उनकी जो महत्वाकांक्षा, हम देखते कि मैसूर में जब चिक्का राजा कमजोर हुआ तो सारी सेनापति और नंजराज देवराज के हाथों में आ गई। जब नंजराज और देवराज कमजोर हुए तो शक्तियां हैदर अली के हाथ में आ गई, ठीक है। उसी प्रकार से हम पढ़ते कि जो मराठों में पेशवा जब पावरफुल होता है तो छत्रपति मतलब कमजोर होते हैं। उसी प्रकार से जब मुगल बादशाह जो मतलब पावरफुल होते हैं, जैसे अकबर पावरफुल है, बाबर औरंगजेब तो शासक पावरफुल हुआ करते थे। और जब उत्तरकालीन मतलब लोग पावरफुल नहीं हुए तो उनमें जो जैसे सफदरजंग है, इमाद उल मुल्क है, सैयद बंधु है, वो उभर के सामने आते हैं, ठीक है। तो जब शक्तियां मतलब केंद्र में जैसे कमजोर होगी तो शक्तियां नीचे की ओर आएगी, तो सेनापति जो है मजबूत हो रहे थे। जब सेनापति मजबूत हो रहे थे तो मतलब रानी जिंदा कौर की जो है इच्छा बढ़ी कि लड़ाई लड़ लेते हैं, और सेनापति लड़ाई में वैसे ही मर जाएंगे और पंजाब हमारे हाथों में आ ही जाएगा, ठीक है। दिलीप सिंह ये रणजीत सिंह का बेटा था, ये अलग वैश्विक राजा था। इसकी जो शासन संभालती थी रानी जिंदा कौर। प्रथम अंग्रेज युद्ध, अब जो मतलब युद्ध होता है किससे, अंग्रेजों से युद्ध होता है, तो छोटी मोटी झड़पें होती है, मुदगी में, फिरोजशाह में, ये जो निर्णायक युद्ध होते हैं। और जो निर्णायक होता है सबराव में, इसमें जो अंग्रेज जीत जाते हैं तो उनके साथ वो जो है संधि करने का जो प्रयास करते हैं। अंग्रेजों ने सिखों को पुनः हरा दिया था। और अब हुआ है संधि कहां करेंगे, लाहौर में, क्योंकि संधि कहां पे होती है, जहां पे आप हारे हो आपके घर में ही संधि होगी, ठीक है। और जब हारे हो तो आप युद्ध स्टार्ट किसने किया, सिखों ने। जो युद्ध स्टार्ट किया तो सिखों को मतलब वॉर कंपेंसेशन यानी युद्ध हर्जाना भरना पड़ेगा। युद्ध हर्जाना उन्होंने 1.5 करोड़ का युद्ध हर्जाना भरा। अंग्रेजों को लगा कि यार इसकी जो है इनके लोगों की जो सेना है वो सबसे ज्यादा बहुत बड़ी सेना है, तो अंग्रेजों ने संधि के तहत कि आप ज्यादा सेना नहीं रख सकते, तो उन्होंने सेना को सीमित कर दिया था उस संधि के अंतर्गत। 1.5 करोड़ का जो युद्ध हर्जाना लगाया गया था, ठीक है। जब मतलब लाहौर में जो दिलीप सिंह से 1.5 करोड़ का जो हर्जाना नहीं भरा था, तो उन्होंने जो है 1.5 करोड़ का हर्जाना नहीं भरा था, तो वो कश्मीर भी उनके पास में था। तो कश्मीर के जो एक डोगरा शासक हुआ था, तो उसने जो है वो बोला कि आप मतलब ये कश्मीर हमें दे दो, मैं भर दूंगा इसका 1.5 करोड़ रुपए का हर्जाना। तो मतलब ये हुआ था। दिलीप सिंह इस संधि के तहत क्या कि दिलीप सिंह को राजा मान लिया गया। मतलब संधि के तहत अब जो है अंग्रेज है वो युद्ध जीत जाते हैं, तो अब संधि होती है, तो संधि में मतलब दिलीप सिंह को राजा मान लेते हैं। रानी जिंदा कौर इसके संरक्षक रहेगी, लाल सिंह का वजीर रहेगा। अब हम क्या करेंगे, अंग्रेज अब हर जगह अपने जो रेजिडेंट वो नियुक्त करते हैं, तो अब इनका जो अंग्रेजों का रेजिडेंट है हेनरी लॉरेंस, वो अपने रेजिडेंट नियुक्त करते हैं। युद्ध हर्जाना 1.5 करोड़ का युद्ध हर्जाना लगाया गया उनपे। सेना उनकी सीमित कर दी गई, जिसमें इन्फेंट्री पैदल सेना 20,000 और घुड़सवार कैवेलरी 12,000 कर दी गई, ठीक है। अब जो है पूरक संधियां होती है, पूरक संधि यानी सप्लीमेंट्री संधि, ठीक है। जब मतलब अंग्रेज चाहते हैं कि यार यहाँ मतलब पंजाब से तो हमें कुछ मिला ही नहीं, अब कुछ मिला ही नहीं तो मतलब बहुत थोड़ी सा मतलब कुछ सिखों को अपने पक्ष में करते हैं, अपने पक्ष में करके वो पूरक संधियां करते हैं, ठीक है। वो पूरक संधि होती है 11 मार्च 1846 को। वो चाहते हैं कि पंजाब से हमें भी कुछ मिले। तो दिसंबर 1846 होता है, अंग्रेजों की सेना लाहौर में रहेगी। जब लाहौर में रहेगी तो जब सेना लाहौर में रहेगी तो कुछ ना कुछ अंग्रेजों को भी मिलेगा। फिर बिरवाल की संधि दोबारा होती है, इसमें संधि में 2 चीजें लिखते हैं वो लोग। जब तक दिलीप सिंह वैश्य नहीं हो जाता तब तक अंग्रेजी सेना लाहौर में ही रहेगी। रानी जिंदा कौर को पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। जब रानी जिंदा कौर को मतलब दिक्कत होती है तो वो बोलती है कि शासन आप चले जाओ, अंग्रेजों आप यहाँ से चले जाओ, मैं संभालूंगी, ठीक है। तब अंग्रेजों को लगा कि यार जिंदा रानी कौर मतलब बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर रही है, तो रानी जिंदा कौर को वो शेखपुरा भेज देते हैं और उनको पेंशन देना स्टार्ट कर देते हैं। अब दूसरा एंगल है वो सिख युद्ध होता है 1848 से लेकर 49 ईस्वी तक। कारण क्या था कि मुल्तान के गवर्नर मूलराज तथा हजारा के गवर्नर चतर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिए थे, और बहुत सारे सिख लोग हैं इन विद्रोह में शामिल हो गए थे, ठीक है। जब मतलब वो अंग्रेज कहाँ रहे थे, अब लाहौर में रह रहे थे संधि के अनुसार। जब संधि के अनुसार अंग्रेज लाहौर में रहे थे तो बहुत सारे लोग उन लोगों से परेशान थे, ठीक है। जब मूलराज ने और चतर सिंह ने जब विद्रोह किया तो उनके फेवर में बहुत सारे सिख कम्युनिटी के जो लोग आ गए। अब जो अंग्रेजों को पता लगा कि पूरा का पूरा सिख साम्राज्य है वो हमारे विरुद्ध में, तो ये तो मतलब अब वो युद्ध करते हैं। युद्ध मतलब दूसरा सिख युद्ध होता है, ठीक है। तो सिख युद्ध होता है तो यहाँ पे भी अंग्रेज जीत जाते हैं, ठीक है।
फिर चिलियन का युद्ध होता है, एक शेर सिंह वर्सेस गप, मतलब ये चिलियन का युद्ध होता है, ठीक है। चिलियन का युद्ध होता है तो मतलब इसमें मतलब अंग्रेजों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, तो वो मतलब अंग्रेजों को बहुत सारा, ये एक अर्धनिर्णायक युद्ध था, लेकिन गप ने इसे अपने पक्ष में बताया। अतः भारतीय गवर्नर डलहौजी ने इसे कहा कि ऐसी एक और जीत हमें बर्बाद कर देगी, ठीक है। फिर अब जो है वो गप को हटा देते हैं, गप को हटाकर नेपियर को बनाते हैं, गप के स्थान पर नेपियर को सेनापति बना दिया गया। अब जो गुजरात जो पंजाब में है, तोपों का युद्ध होता है। इस युद्ध में सिखों को निर्णायक रूप से हरा दिया गया। डलहौजी ने इस अंग्रेजी साम्राज्य मिला लिया। दिलीप सिंह को पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया गया और कोयने हीरा अंग्रेजों ने ले लिया। पंजाब के विलय के विरोध में हेनरी लॉरेंस ने इस्तीफा दे दिया, ठीक है। तो मतलब आप पंजाब अंग्रेज वो हेनरी लॉरेंस पता है, आप पंजाब को जो है मतलब विलय कैसे कर सकते हो, क्योंकि युद्ध तो है जो मूलराज छतर सिंह ने किया था, इसमें जो है दिलीप सिंह की क्या गलती है, तो इसमें वो अपने फेवर में बोलता तो वो इस्तीफा दे देता था, ठीक है। तो इस प्रकार से दिलीप सिंह को है वो जो है लंदन में पढ़ने के लिए भेज देते हैं और रानी जिंदा को वो शेखपुरा में पेंशन लेकर अपनी जो कार्य संभालती रहती है। तो दोस्तों आज हमने जो पंजाब उसको पढ़ने की कोशिश की है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि जो चीजें हैं आपको बेहतरीन से समझ में आएगी, है कि नहीं, ठीक है। और की क्यूरी भाई बताओ, अब जो पंजाब है, पंजाब के गाने सुनो और मस्त रहो, ठीक है। पंजाबी गाने सुनो, है कि नहीं। तो आज तो दोस्तों इतना ही रखते हैं, है कि नहीं। हम जो इसका जो हम पढ़ते कि हम शुरू से इसके बारे में बताता हूँ। देखो सिख साम्राज्य वो मतलब सिख में जो पहले जो सिख धर्म के पहले गुरु है गुरु नानक, वहां से श्रृंखला स्टार्ट हुई जो गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह आते हैं तो मतलब जब 1708 में अफगानों द्वारा गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हत्या कर दी जाती है, तो एक उसका सच्चा शिष्य हुआ करता बंदा बहादुर ने फिर से इसको इकट्ठा करने की कोशिश की है, पंजाब को वापस एकत्रित करने की कोशिश की। लेकिन जब बंदा बहादुर की जो दिल्ली में उनका कत्लेआम कर दिया जाता है भ्रुक्षे द्वारा, तो फिर पंजाब 12 भागों में बढ़ जाता है। यानी 12 भागों को हम 12 मिसल बोलते हैं, जिसमें से एक जो मिसल है शुक्र के मिसल, बहुत सारी मिसलें हुआ करती थी, अवलियों वाली मिसल है, शेरपुरी मिसल है, शेरगढ़िया मिसल है, भंगी मिसल है। उनमें से जो शुक्र के मिसल का एक राजा हुआ था राजा रणजीत सिंह। तो राजा रणजीत सिंह के बारे में हमने आज पढ़ा था। हम देखते हैं कि वो कैसे साफ सुजा से कोई नहीं हीरा ले लेता है, कैसे वो अंग्रेजों से वो लड़ाई लड़ता है, ठीक है। अमृतसर की संधि होती है जिसमें 50 मिनट को पाता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि रणजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी वो इतने लखन के हुए नहीं, दिलीप सिंह अलग वैश्यक था, तो उसने मतलब वहां पे जो लाहौर की संधि करनी पड़ी कि आप लाहौर की संधि करनी पड़ी तो आप सेना ज्यादा रख नहीं सकते, ठीक है। और मतलब दिलीप सिंह को राजा मान लेते, श्रृंगशी का वो जो है उनकी जो रानी जिंदा को रहेगी, और जो उनके जो रेजिडेंट है हेनरी लॉरेंस को उन लोगों ने बना दिया, ठीक है। इस प्रकार से फिर लास्ट में जो दूसरा अंगल मैसूर युद्ध, दूसरा अंगल सिख युद्ध होता है, तो उसमें मुल्तान के जो मूलराज छतर सिंह ने विद्रोह कर दिया था, बहुत सारी सिख कम्युनिटी उनके साथ हो गए थे। फिर मतलब एक चिलियन का युद्ध होता है जिसमें से वो गप सेनापति होता है, गप मतलब अनिर्णायक युद्ध होता है, अनिर्णायक युद्ध गप को हटाकर नेपियर को मनाते, और जब नेपियर को मनाते तो वो युद्ध जी जाते, और युद्ध जी जाते तो पंजाब का पूरा जो अंग्रेज वो विलय कर देते हैं, और वहां पे दिलीप सिंह को हटाकर उनको लंदन भेज देते हैं पढ़ने के लिए, और जो रानी जिंदा को उनको शेखपुरा भेज दिया जाता है, और वहां पे उनको पेंशन देते हैं। पंजाब इतना सा है दोस्तों। तो फिर से हम मतलब एक नया चैप्टर लाने की कोशिश करेंगे, और आपको जो है इसमें जरूर मदद मिलेगी, है कि नहीं प्यारे दोस्त। तो आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।